27 दिसंबर 2007 जब बेनज़ीर, जो पाकिस्तान की पहली औरत और 2 बार रही प्राइम मिनिस्टर, 8 साल की जिला वतनी के बाद रावलपिंडी के लियाकतबाद में एक इलेक्शन रैली कर रही थी। आज भी भुट्टो जिंदा है, कल भी भुट्टो जिंदा था। तकरीबन 30 से 45 मिनट की स्पीच के बाद वो अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठी। जब वो गाड़ी के सनरूफ से बाहर निकली ताकि सपोर्टर्स को वेव करें, तभी अचानक फायरिंग शुरू हो जाती है और एक सुसाइड बम्बर ब्लास्ट होता है। इस हादसे ने न कि सिर्फ बेनज़ीर की जान ली बल्कि 20 से ज़्यादा लोगों की भी मौत के घाट उतारा। लेकिन ये सिर्फ एक कत्ल नहीं था, ये एक ऐसा तूफान था जिसने पूरे पाकिस्तान को हिला दिया। हादसे के कुछ ही घंटों के अंदर रावलपिंडी पुलिस ने लियाकतबाद के क्राइम सीन्स को वाटर गन से धो दिया, जिसे सबूत को झाड़ू से साफ कर दिया गया। लाखों डॉलर खर्च करके अक़वाम मुत्तहिदा, UN और स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया गया। CPO रावलपिंडी सऊद अजीज ने डॉक्टर्स के बार बार कहने के बावजूद पोस्टमार्टम की इजाज़त नहीं दी और UN कमीशन ने इस बात पर ताज्जुब का इज़हार किया कि इतने बड़े कत्ल में हुकूमत को बिना किसी इजाज़त पोस्टमार्टम करवा देना चाहिए था। मुशर्रफ ने 2017 में एक वीडियो मैसेज में कहा कि आसिफ अली जरदारी ही वो शख्स था जिसके बेनज़ीर की मौत से सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ। अब बेनज़ीर भुट्टो के केस पे आ जाते हैं। मेरा तो नुकसान ही नुकसान हुआ बेनज़ीर के मर्डर से। फ़ायदा एक ही आदमी को हुआ और वही जो मर्डरर है, आसिफ जरदारी। तो क्या ये एक सिंपल टेररिस्ट अटैक था या एक बड़ा सियासी खेल? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और आप देख रहे हैं राज एंड अली यूट्यूब चैनल। आइए इस केस को स्टडी करते हैं और सच जानने की कोशिश करते हैं। बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान के एक प्रोमिनेंट सियासी खानदान से थीं। इनके वालिद जुल्फ़कार अली भुट्टो पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फाउंडर थे। बेनज़ीर खुद पाकिस्तान की 1998 में और 1993 में 2 बार पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर रहीं और वो पहली औरत थीं जो किसी मुस्लिम मुल्क की हेड ऑफ गवर्नमेंट बनी। लेकिन उनकी ज़िंदगी हमेशा कंट्रोवर्सीज और ख़तरों से भरी रही। 2007 में जब वो 8 साल की जिला वतनी के बाद पाकिस्तान वापस आईं तो वो एक तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए इलेक्शन कैंपेन कर रही थीं। इनके वापस आने का मकसद था डेमोक्रेसी को मजबूत करना और परवेज़ मुशर्रफ की मिलिट्री रिजीम के खिलाफ लड़ना। लेकिन इनकी वापसी के साथ ही खतरे भी बढ़ गए। 27 दिसंबर 2007 को बेनज़ीर रावलपिंडी के लियाकतबाग में एक इलेक्शन रैली के दौरान उन पर फायरिंग की गई और एक सुसाइड बम्बर ब्लास्ट हुआ जिससे उनकी डेथ हुई। ये जगह पहले भी एक हादसे का शिकार थी। पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान का भी यहीं कत्ल हुआ था 1951 में। बेनज़ीर को फ़ौरन रावलपिंडी जनरल हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वहाँ डॉक्टर्स इन्हें बचा ना सके। इनकी मौत की असल वजह पर आज भी कंट्रोवर्सी है। गवर्नमेंट ने कहा कि वो ब्लास्ट के फोर्स से सनरूफ के लीवर से टकराई और उनकी स्कल फ्रैक्चर हुई, लेकिन PP सपोर्टर्स और कई सारे एनालिसिस का मानना है कि उन्हें गोली लगी थी। एक पोस्टमार्टम ही इसका जवाब दे सकता था, लेकिन यहाँ से कहानी और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। बेनज़ीर की मौत के फ़ौरन बाद क्राइम सीन्स और इन्वेस्टिगेशन के साथ जो हुआ वह उस केस को और भी मिस्टीरियस बना देता है। चलिए देखते हैं कि क्या क्या गलतियाँ हुई। हादसे के कुछ ही घंटों के अंदर रावलपिंडी पुलिस ने लियाकतबाग के क्राइम सीन्स को वाटर गन से धो दिया। ये एक ऐसा केस था जिसमें थाउजेंड ऑफ एविडेंस पीसेस कलेक्ट किए जा सकते थे, DNA सैंपल्स, बुलेट केसिंग्स और बॉम्बर के बॉडी पार्ट्स, लेकिन सिर्फ 23 पीसेस कलेक्ट किए गए। ये बात UN कमीशन ने भी नोट की और कहा कि शायद किसी हाई अथॉरिटी की तरफ से ऑर्डर दिए गए। दूसरा, पोस्टमार्टम का न होना। पाकिस्तान लॉज के मुताबिक ऐसे केसेस में पोस्टमार्टम मैंडेटोरी होता है, लेकिन CPO सऊद अजीज ने पोस्टमार्टम होने से रोका। बेनज़ीर के हस्बैंड आसिफ अली जरदारी ने भी पोस्टमार्टम से मना किया, कहते हुए कि वो पाकिस्तान के फोरेंसिक सिस्टम पर भरोसा नहीं रखते। ये फैसला कंट्रोवर्शियल रहा क्योंकि पोस्टमार्टम से ये क्लियर हो सकता था कि बेनज़ीर की मौत गोली से हुई है या फिर ब्लास्ट के इम्पैक्ट से। आखिर सवाल ये है कि बेनज़ीर का असैसिनेशन किसने करवाया? ये सवाल आज तक अनसॉल्व है। कई सारी थ्योरीज आई और सस्पेक्ट सामने आए, लेकिन आज तक ये केस अनसॉल्व है। परवेज़ मुशर्रफ की गवर्नमेंट ने तुरंत इल्ज़ाम लगाया कि यह अटैक पाकिस्तान तालिबान के लीडर बैतुल्ला मसूद ने किया, जो डायरेक्ट अलकायदा के साथ लिंक था। UN कमीशन ने भी कहा कि अलकायदा और तालिबान का इन्वॉल्वमेंट पॉसिबिलिटी है, लेकिन शायद वो अकेले नहीं थे। लोकल पुलिस और शायद इंटेलिजेंस एजेंसीज के कुछ एलिमेंट्स भी इन्वॉल्व हो सकते थे। परवेज़ मुशर्रफ जो उस वक्त पाकिस्तान के प्रेसिडेंट और आर्मी चीफ थे, उन पर भी इल्ज़ाम लगा। बेनज़ीर ने खुद अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा था कि मुशर्रफ ने उन्हें फ़ोन पर धमकी दी, कहते हुए कि अगर वो पाकिस्तान वापस आए तो वो उनकी ज़िंदगी खतरे में होगी। मुशर्रफ ने हमेशा अपनी इन्वॉल्वमेंट से इनकार किया और 2023 में इनकी मौत के बाद इनके सारे केस डिसमिस हो गए। बेनज़ीर के हस्बैंड आसिफ अली जरदारी पर भी लोगों ने शक किया और एक थ्योरी खास कर मुशर्रफ ने पुश की। उनका कहना था कि जरदारी ने बेनज़ीर के पोस्टमार्टम से मना किया, जो फोरेंसिक एविडेंस दे सकता था।
बेनज़ीर की मौत के बाद उन्हें सिंपत्ति मिली और वो पीपी की को चेयरमैन बने और 2008 में पाकिस्तान के सदर बने, जिससे इनका फाइनेंशियल और सियासी गेन हुआ। चौधरी जुल्फ़िकार जो FIA के लीड प्रोसिक्यूटर थे, 2013 में इनका कत्ल कर दिया गया जब वो मुशर्रफ के खिलाफ चार्जेस प्रेस कर रहे थे। ये भी शक पैदा करता है कि शायद बड़े प्लेयर इन्वॉल्व थे। और 2017 में एक एंटी टेररिज्म कोर्ट ने 2 पुलिस ऑफिसर साउद अजीज और खुर्रम शहजाद को 17 साल की सजा दी, एक सिक्योरिटी मिस हैंडलिंग के लिए और दूसरा एविडेंस मिस हैंडलिंग के लिए। तो दोस्तों, ये थी बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल की कहानी। एक तरफ तालिबान और अलकायदा पे इल्ज़ाम लगा, दूसरी तरफ मुशर्रफ और ज़रदारी पर शक हुआ। इन्वेस्टिगेशन के साथ जो मैनिपुलेशन हुई वो इस केस को और भी एक उलझाव को जाल बना देती है। ये जाल इतना गहरा है कि आज तक सच बाहर नहीं आ सका। UN कमीशन ने भी इस बात पर जोर दिया कि इसमें मल्टीपल एक्टर जैसे तालिबान, इंटेलिजेंस एजेंसीज के कुछ एजेंट्स और लोकल पुलिस इन्वॉल्व हो सकते थे, लेकिन आज 16 जुलाई तक ये केस अनसॉल्व है।